को पता है कि जब भी मैं लाइव आती हूँ तो फिर मैं किसी नए और ख़ास मेहमान के साथ आती हूँ जिसमें बड़ी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप अब इस टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर, और थोड़ी देर में आप हमारा ये इंटरव्यू सेशन देख सकेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने तमाम हैंडल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो नीचे जो टिकर चल रहा है उसमें आप मेरे तमाम हैंडल्स का नाम देख सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ लर्न कर सकते हैं, मेरे साथ ग्रो कर सकते हैं। तो आज बहुत स्पेशल मेहमान है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है मेहमान। इनका नाम है मिस हुमा अवेयरनेस वाली। ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है ये काम करती हैं। तो उसके बाद मिस हुमा, वेलकम ऑन द स्टेज, वेलकम इन माय शो। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप का तारुफ करवाएं हमारे तमाम ऑडियंस को, देखने वालों को। जी वालेकुम अस्सलाम इरम, थैंक यू सो मच। इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके शो में आई हूँ और आपसे और आपके ऑडियंस से बात करने का मौका मिला है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो अब नहीं हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में मोर देन 20 इयर्स से ज़्यादा मुझे हो गया है। मैं एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। मैंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था और इट वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो आई एंजॉयड ऑल्सो एंड आई डिस्कवर्ड कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद मैंने वहाँ नहीं रुकी टीचिंग में। मैंने कोई ऑलमोस्ट 14 साल मैंने लाहौर के सारे अच्छे स्कूल सिस्टम्स में काम किया। देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे इससे भी आगे जाना है। मैंने प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, डोनर जो हमारी होती हैं एजेंसीज, उनके प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं उनमें काम किया। मैंने जो अपने प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम, और बेसिकली मेरा जो फोकस था वो एजुकेशन ही था, अवेयरनेस देनी ही थी on different areas of learning, on different challenges of education sector. तो 2020 में मैंने फिर फील किया कि अब मुझे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना चाहिए। तो मैंने फिर एज एन इंडिविजुअल मैंने कंसल्टेंसीज देनी शुरू की और सिंस 2020 मैं अब अपनी मर्ज़ी से जो मुझे सूट करती है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो कंसल्टेंसी करती हूँ। मोस्टली अब मैं शॉर्ट टर्म ही करती हूँ। इस सारे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैं हमेशा खुद से आगे बढ़ के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो एजुकेटर्स हैं हमारे आज के 21st सेंचुरी में, जब वो अल्फा चिल्ड्रन और जेन ज़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो मेरी उसी लर्निंग और उसी सीखने की जो एक चाहत थी, उसमें मैंने फील किया कि एआई के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए सो दैट आई कैन गिव अवेयरनेस टू अदर टीचर्स ऑल्सो। तो दैट्स वाई मैंने रेहान साहब का ये जो है प्रोजेक्ट बूट कैंप जो उन्होंने टीचर्स के लिए स्टार्ट किया, वो मैंने ज्वाइन किया और राइट नाउ मैं AI boot camp for teachers में I'm enrolled and I'm part of this till now. ओके मिस हुमा, वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। आपका जो तारुफ था वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, ठीक है, और इससे बहुत सारे सवाल भी जन्म लेते हैं। तो मैं ग्रेजुअली जो है आपसे सवाल करूँगी। तो सबसे जी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से आपने की है, ये सब आप हमारे मेरी ऑडियंस को बताएं। एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड यानी आई एम डबल मास्टर्स एंड आई हैव डन माय एमएड बीएड ऑल्सो। मैंने फर्स्ट जो मास्टर्स था वो पॉलिटिकल साइंस में किया था, सेकंड मैंने लैंग्वेज टीचिंग में किया फ्रॉम किनेड। फर्स्ट मैंने जो पॉलिटिकल साइंस में मेरा मास्टर्स था वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। सेकंड मेरा मास्टर जो था वो किनेड कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन लाहौर से किया और जो मेरा बीएड था वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ। अब मैंने लास्ट ईयर एक सर्टिफिकेशन जो हमारा इंटरनेशनल बोर्ड है ऑफ काउंसलिंग
ब्रिटिश बोर्ड है, उधर से मैंने 1 ईयर का काउंसलिंग का डिप्लोमा भी किया, सर्टिफिकेशन की, ताकि मैं टीचर्स को इस पे भी अवेयरनेस दे सकूं, और क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में, तो टीचर्स को भी बहुत ज़रूरत है इस पे अवेयरनेस लेने की, कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग कैसे करें, उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस पे कैसे काम करें. सो दिस इज माय क्वालिफिकेशन. ओके मिस उमा, वाकई आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, नो डाउट, और आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें नज़र भी आती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने इतनी मुख्तलिफ जगहों पर इतना वर्सटाइल किस्म का काम किया, लाहौर के बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में आपने पढ़ाया, तो आपने ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रैप कैसे की? ये ग्रैब कैसे की? आई थिंक आपके जब आप देखें, ये हमारे अभी भी कुछ बच्चे भी और कुछ जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो कहते हैं जी सिफारिशें ढूंढते हैं जॉब्स के लिए, या हमारे मुल्क में जो ट्रेंड है सिफारिश, रिश्वत, किसी का रेफरेंस लेके, मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता की, क्योंकि मैंने बड़ी ऑनेस्टली अपने सेक्टर में टीचिंग से स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और राइट नाउ अगर मैं कंसल्टेंसीज दे रही हूँ, तो मैंने टिल नाउ बड़ी ईमानदारी से और अपने ड्यूटीज से ज़्यादा काम करके, मैंने, एक होता है ना, आप अपनी डिमांड खुद पैदा करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी किसी स्कूल में सिफारिश या उसके थ्रू नहीं जॉब, ये तो टीचिंग तो मेरा इयर्स बैक का एक्सपीरियंस है. आई स्टॉप्ड टीचिंग इन 2008. उसके बाद से आई वॉज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई वॉज वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स टिल नाउ, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, इसमें बेसिकली मेरा सारा आगे का एक्सपीरियंस रहा. तो अगर आप अपने प्रोफेशन में ऑनेस्ट होते हैं, आप अपनी स्किल्स को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आप अपने आप को पहचान लेते हैं, तो आपको खुद ही ग्रैब कर लेते हैं जिन्होंने आपको पिक करना होता है, यू नो. ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैं अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि अगर आप हमारा ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं, आपको हमारी ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और अपने सजेशंस या अपने आइडियाज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इन वीडियोस को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनको इन वीडियोस को देखकर फ़ायदा होगा, उनको नॉलेज मिलेगी। तो मिस उमा, मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे ये है कि आपने अभी तक कौन-कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो उनमें मैनेजमेंट किया है? क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल. मैंने प्राइवेट सेक्टर में जो मैंने टीचिंग लास्ट की, वो फ्रोबल्स इंटरनेशनल था. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में मुझे बेसिकली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज के स्कूल्स होते हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन हो, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है. पैफ की बात करें ना, जो जी, पैफ है। मैं पेफ में, हाँ. तो मैं इसलिए पेफ हर एक को समझ नहीं ना आ सकता, इसलिए पेफ स्टैंड फॉर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन. तो मैंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जब ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन मेरे काम को देखते हुए जो मेरे ऊपर सीनियर डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे असाइनमेंट्स ऐसी देते थे, या कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे मुझे इन्वॉल्व करते थे, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर होता है ना, कि आप आगे स्टेप फॉरवर्ड होके आप सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितनी आपको ड्यूटी मिली होती है, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. तो जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपनी लर्निंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट. जब आप चेंज करते हैं ना अपने आप को और लर्न करते हैं, तो वो एक चैलेंज ही होता है. तो मैंने सबसे पहले, मैं आपको इसीलिए मैं बताना चाहती थी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ज्वाइन किया. उसके बाद मेरा फिर
एक यूएन वुमेन का प्रोजेक्ट था, दैट इज फॉर द राइट्स ऑफ लेबर वेमेन। लेबर वेमेन अगेन हमारी अंडर प्रिविलेज लेबर वेमेन होती हैं, जिनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, उनको खुद भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। दैट प्रोजेक्ट वाज बाय द यूएन वुमेन, जो एक इंटरनेशनल डोनर है। उसमें मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैन डायरेक्टर काम किया। उसके बाद फिर आई जॉइंड अ प्रोजेक्ट इन पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और वो प्रोजेक्ट जो था, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहली दफ़ा पंजाब में इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। और उसमें मैंने ज्वाइनिंग दी एज अ डायरेक्टर मॉनिटरिंग, विच वाज वेरी टफ, क्योंकि बीइंग अ फीमेल वो प्रोजेक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था पंजाब, साउथ पंजाब में, बहावलपुर, बहावलनगर, मुल्तान, उनके आगे जो एरियाज थे पब्लिक सेक्टर में, मुजफ्फरगढ़, बहुत इट वाज वेरी हार्ड। और मुझे उधर फील्ड में बहुत काम करना पड़ता था, मुझे मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी उनकी। मैं फिर एवेल्युएशन सारी जो होती थी वो डोनर्स के साथ, वो डिफिड डिफिड भी एक इंटरनेशनल डोनर एजेंसी है, उनको उनके साथ वो सारी हमने ऑब्जर्वेशन शेयर करनी होती थी। चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटीज जो होते हैं उन पे वो जो था प्रोजेक्ट फोकस कर रहा था। दैट प्रोजेक्ट लास्ट फॉर 3 years। उसमें फिर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पेफ को भी साथ ले लिया आफ्टर अ ईयर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। उसमें मैंने बहुत कुछ लर्न किया अबाउट आवर एजुकेशन सेक्टर, द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर, चैलेंजेस ऑफ उन स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी जो बहुत दूर बैठे हुए हैं। मुल्तान में बहुत दफ़ा आई गई, ये हमारा मेन होता था सिटी। मेरे 2 मैनेजर्स भी यहीं से मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हमने पूरे पंजाब में वो प्रोजेक्ट किया, वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद, बल्कि उससे पहले भी अंदर मैं यूनिसेफ के साथ साथ मुझे कोई प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ मुझे काम करने का मौका मिला। स्पेशल एजुकेशन के प्रोजेक्ट के बाद मैंने प्रोजेक्ट था यूनिसेफ की तरफ से, यानी यूनिसेफ ने हायर किया था मुझे एज अ कंसल्टेंट। हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो था, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, उनके वैल्यूएशन, जो स्कूल काउंसिल्स, इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। उस प्रोजेक्ट में मैं काम करती रही हूँ और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग थी। और जो मैंने टीचिंग में जो कुछ मैंने सीखा था या जो कुछ मैंने अपने स्टूडेंट से लर्न किया था, वो सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी मुझे अपने प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन में या उनकी वर्किंग में उसको यूज़ करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो दैट वाज माय जर्नी फॉर द प्रोजेक्ट्स। मिस उमा, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपने क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ट्रेनिंग दी है, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, तो आप मुझे ये बताएँगे कि जब आपने दोनों सेक्टर्स में काम किया, ट्रेनिंग दी, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मसाइल हैं और वहाँ पर प्रोग्रेस किस तरह की है? और प्राइवेट सेक्टर में क्या मसाइल है और वहाँ पर प्रोग्रेस कैसी है? जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ें कुछ और तरह ही वर्क करती हैं और प्राइवेट सेक्टर में कुछ और तरह होती हैं, तो आप मुझे एक कंपैरिज़न दे सकेंगे इसके बारे में? हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर इज जस्ट लाइक, जैसे सैलाब आया हुआ है, वो पूरे पंजाब में आया हुआ है, वो किसी एक एरिया में नहीं आया हुआ। ठीक है, उसमें पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है डिफरेंट पॉलिसीज की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, वो पूरे पंजाब में होती है। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर में आपको अर्बन साइड पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और वो आप बड़े उनको हाईलाइट भी करते हो और दिखाते भी हो, लेकिन असल चैलेंज होता है जो आप अर्बन एरियाज में जाके कोई प्रोग्रेस दिखाओ, कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करो, उसकी कोई अचीवमेंट लो। प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि उनका जो होता है ना गोल, वो लिमिटेड होते हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव होता है या स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। मतलब आप बड़े अच्छे प्राइवेट सिस्टम्स को ले लें,
एक तो उन्होंने ऑब्वियसली फोकस भी, उन्होंने बच्चे भी वो लेने होते हैं जो अफोर्ड कर रहे होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ भी वही देनी होती हैं, और उनकी टीचर्स भी हाईली ट्रेंड होती हैं। और जो बच्चे उन सिस्टम्स में जो वाकई इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ जाते हैं, उनकी बेस ऑब्वियसली जो पब्लिक सेक्टर का बच्चा है उससे बेहतर होती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो टीचर है बेसिकली उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। मीन्स वो उस तरह रिगरसली उसकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई होती जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में आप कंटिन्यूसली टीचर्स की डेवलपमेंट करते हो, उनको चैलेंजिंग टास्क देते हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो। तो होती प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनकी मॉनिटरिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ज़रा स्ट्रिक्ट होती है, और उनका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है मिस उमा, हमने बहुत सारी प्रोफेशनल बातें कर ली, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि हम इस शो में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। तो ट्विस्ट हम ऐसे लेकर आएंगे कि आप मुझे ये बताएं कि आप लाहौर शहर में रहती हैं, तो आप मुझे जी, बताएं लाहौर शहर कैसा है, लाहौर शहर में क्या है, अपने शहर को इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे प्लीज़। मेरा शहर बहुत प्यारा है, एंड मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है। मेरा शहर बहुत हरा भरा था अब थोड़ी सी उसकी ग्रीनरी में, जैसे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कमी आनी शुरू हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, रोड्स ज़्यादा बन गई। लेकिन जो हमारे लाहौर की जो बात है वो लाहौर लाहौर है। लाहौर की जो तारीख है, लाहौर का कल्चर है, लाहौर इज़ अ प्लेस फॉर लर्निंग। आपको इधर बहुत सारी लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरा लाहौर तो ऐसा ही है, मेरा क्या, हम सबका लाहौर। तो लाहौर हमारा बहुत प्यारा शहर है। ठीक हो गया। आपने बड़े प्यारे तरीके से अपने शहर के बारे में बताने की कोशिश की, बल्कि मैं इंक्लूड करूँगी कि लाहौर में जो है जो हमें मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो हमें हिस्ट्री की एग्जैक्टली। बिल्डिंग्स मिलती हैं बहुत अच्छी हैं। और जो अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा जी, लाहौर मैंने में जो बिज़नेस है और लाहौर में जो मार्केट प्लेस है वो बहुत अच्छी है। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बहुत कम है, और वहाँ पर जो हम ईज़िली फ्रीली ये रात को आप ना घूम सकते हैं। कंपैरिजन कर रही हैं कराची का लाहौर से यू नो। तो नहीं, नहीं। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि लाहौर हम सबका है। हाँ, कल्चर की मैंने बात की, ऑब्वियसली जितना रिच कल्चर लाहौर का है, और कराची में भी बहुत बहुत कुछ है, हमारे सारे सूबों में, लेकिन लाहौर बहुत रिच है इन कल्चर। मुल्तान, आपका मुल्तान बड़ा रिच है, लाइक उधर इतने जबरदस्त बिल्डिंग्स हैं। आई हैव सीन दोज बिल्डिंग्स, नवाबों की, और मकबरे बहुत अच्छे हैं, वो मैंने देखे हैं। तो लेकिन लाहौर ऑब्वियसली ज्यादा डेवलप्ड सिटी है। नहीं, मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही थी। असल हम्म, में मैं जो देखा है मैंने लाहौर में वो बता रही थी। मुझे कराची हाँ। लाहौर से ज़्यादा पसंद है, और मैं कराची की तारीफ़ मेरे ख़्याल ज़्यादा कसीदे पढ़ सकती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी आप और मैं एक रीजन से थे तो मैं उसके बारे में बात कर रही थी। जी जी। तो मैं इसलिए जो बता रही थी। तो मिस हुमा, आपने कभी, मैंने सुना है हम्म। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो ये कल्चर ख़त्म हो गया। तो शायद आप मुझे कुछ बता सकें, लाहौर में बसंत बहुत अच्छी मनाई जाती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक दफ़ा मैंने फरिया परवेज़ का पता नहीं सॉन्ग में शुरू हुआ था, तब मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने हम्म। वो कल्चर अपनी आँखों से इतना देखा नहीं। तो आप मुझे बताएँगे कि लाहौर में बसंत जब होती थी तो क्या होता था? और अब क्यों नहीं होती? लाहौर पूरा हमारा जो स्काई था, जो आसमान था, वो पीला हो जाता था, और लाहौर पूरा सज जाता था, और हर तीसरे घर में जो है वो बसंत की तैयारी होती थी, छतें जो थी वो बुक हो जाती थी, लोग जो हैं वो उनमें खूब पतंगबाजी करते थे, और कितने दिनों तक ये एक्टिविटी चलती रहती थी। इट इज़ आर कल्चरल एक्टिविटी, लेकिन अगेन उसकी वजह से जो डेथ्स हो रही थी, असल मसला तो उस वजह से हुआ था ना। जब आप फन से निकल कर दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिजनेस की तरफ चले जाते हैं,
तो वो बहुत अच्छा था। बहुत लोग एंजॉय भी करते थे। हमारे पास ऑलरेडी बीइंग पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की, फैमिली एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो बहुत मज़ा आता था। बहुत हम एंजॉय करते थे उस बसंत को, जो अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, मैं खुद ये सुना है अपने बड़ों से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, कि स्पेशल लड़कियाँ जोड़े बनाती थीं, घरों में हाँ, इन्विटेशन आते थे, खाने पकते जी। थे, देगें आती थीं मैंने और बताया ना प्लान्स आपको। होते थे कि जो लोगों की है छतें बुक होती थी अंदरून शहर में, यानी वो किराए पे देते थे कि आए हमारी छत पे बसंत मनाएं, इतने पैसे दें, ये करें, पार्टी करें, जो मर्जी करें। अच्छा, और उन दिनों शायद ये भी कल्चर था कि लोगों के घरों में आना-जाना बहुत ईज़ी था, लोग घरों में आना-जाना बहुत ज़्यादा था, अब निस्बतन कम है। ऐसे ओपनली लोग दूसरों के घर में आते-जाते थे और ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट ज़्यादा था। अब मुझे लगता है कि 2000 के बाद जो है ना, ये कल्चर थोड़ा-सा कम हुआ है। क्या ऐसा है? हाँ, आई थिंक एक ओवरऑल चेंज आती है ना, ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चेंजेस आती हैं, वो आने वाली जनरेशन्स उनको अडॉप्ट करती हैं। अ, हम लोग ज़्यादा लिमिटेड हो गए, अपनी फैमिलीज अपने घरों में ज़्यादा हो गए, गैजेट्स के साथ हम लोग ज़्यादा, आई बिलीव कि हम लोग गैजेट्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू हो गए हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। हम लोग कुदरत के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते, हम इंसानों के साथ उतना टाइम नहीं गुजारते, हम दरख्तों के अंदर वॉक करने नहीं जाते, हम परिंदों को नहीं देखते, हम, मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों की इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ भी इतनी नहीं है, बस वो एक स्कूलों में एक डे मना लेते हैं, पेट्स डे। तो इससे ज़्यादा बच्चों को एक जो उनकी होनी चाहिए ना इंटरेक्शन विद नेचर, वो इंसानों की कम होती गई 2000 के बाद। तो होते होते आपका मिलना जुलना भी कम हो गया, बाकी कसर कोविड ने पूरी कर दी। 5 साल से में एकदम दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गई। तो ये दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, मिस उमा, आप मुझे बताएँगे कि आपकी फ़ेवरेट डिशेज़ कौन-सी? खाने में मिस उमा को क्या पसंद है? आप मुझे मुझे काफ़ी चाइनीज़ स्लिम एंड ज़्यादा स्मार्ट लगी हैं, पसंद। तो इसका क्या राज़ है? ये भी बताएँ आप। नहीं, नहीं, वो तो आपको थोड़ी-सी डाइट अपनी ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है इस एज में आके। डॉक्टर्स को भी तसल्ली देनी होती है। बट आई लव चाइनीज़, और मैं सारे देसी खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, और खाती भी हूँ। मैं निहारी भी बना लेती हूँ, मैं हलीम, min pie, everything. Because I belong to a Kashmiri family, तो we all love food. और ये कि हम बड़े एहतमाम से पकाना और खाना होता था। बट अब यही कि वही बात के टाइम के साथ साथ जब फैमिलीज में बच्चे बड़े होते गए, तो ये चीज़ें कम होनी शुरू हो गई। बट अदरवाइज आई love desi food, and I love Chinese also, both. ठीक है, मिस उमा, आप मुझे ये बताएँगे कि अभी तक, अब हम थोड़े-से अपने मौज़ू की तरफ वापस आते हैं। तो जी। अभी तक जो है आपने रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में कितने दिन आपके पूरे हो गए? और आपने अभी तक क्या सीखा और अभी तक आपकी क्या रिफ्लेक्शन है? हमें 20 डेज हो गए हैं। इट इज़ माई रूटीन कि मैं डेली जब स्टार्ट होता है हमारा क्लास, तो मैं डे लिखती हूँ। दिस इज़ माई 20th डे ऑन माई नोटबुक। 20 दिन पूरे हो गए हैं। मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज थिंकिंग के मीन ज़्यादा इतना मुझे टेक्निकल चीज़ों से ज़रा मैं दूर रहती हूँ क्योंकि मेरे मेरे साथ हमेशा टीम्स रही हैं, वही ये काम सारे करते रहे थे। लेकिन एआई के थ्रू जो मुझे एक इंक्विजिटिवनेस थी कि एआई क्या है और ये किस तरह काम आ सकता है, स्पेशली फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, इसको हम लोग कैसे
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी टीचर्स की कैसे इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, वो क्यूरोसिटी मुझे ये एआई बूट कैम्प फॉर टीचर्स को मैंने उसके लिए ज्वाइन किया। और मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर सीखने को मिली। चैट जीपीटी, आई न्यू व्हाट इज चैट जीपीटी, लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ आपने कैसे करना है उसके थ्रू आई फील के टीचर्स को बहुत उससे हेल्प इन फ्यूचर मिलेगी और मिल भी रही है। जस्ट हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि हम उसके थ्रू एज एन असिस्टेंट उसको हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमने ये जो हमारा इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है, इंटरव्यू लेना देना, ये इसके लिए भी पूरा होमवर्क करना होता है प्रॉपर, और उसको पब्लिश करना। मैंने सोशल मीडिया पे मैंने कोई अपने अकाउंट्स नहीं बनाए हुए थे, वो मुझे ऑब्वियसली कोई चॉइस नहीं है, वो बनाने पड़े। उनको कैसे हैंडल करना है उसको मैं सीख रही हूँ। पब्लिशिंग करना कैसे उसको करना है, उसको डिफरेंट हैंडल्स जो आप पूछ रही थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमने उनको कैसे पब्लिश करना है, वो सारा कंटेंट डेवलपमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये सब चीज़ें अभी तक जो हम लोग सीखे हैं। तो मेरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये था कि अभी तक का आपका रिफ्लेक्शन क्या है कि मेरा आप। रिफ्लेक्शन यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जिस मकसद के लिए ज्वाइन किया था वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि देखें, आप जब कोई भी लर्निंग ले रहे होते हैं ना, स्पेशली अगर वो आपके लिए मुश्किल भी हो, चैलेंजिंग भी हो, तो आपको फिर उसको देखना होता है कि इससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या आ रही है। और मेरा मकसद ये था कि अर्ली ईयर्स की टीचर्स इसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा समझ आया कि एआई को वो एज एन असिस्टेंट अपने साथ लेके चल सकती हैं। उससे वो डरे नहीं, टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसको अडॉप्ट करें, उसको लर्न करें। और उसके थ्रू ये होगा कि वो अगर एआई को यूज़ करेंगी तो उनका वर्कलोड कम होगा। और अर्ली चाइल्डहुड लेवल पे क्योंकि टीचर्स को ह्यूमन इंटरेक्शन बच्चों के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है बच्चों की जिसमें उनकी फाउंडेशन बन रही होती है। तो इसमें टीचर्स को बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। तो वो टाइम जो है, क्वालिटी टाइम जो है, वो उन बच्चों को दे सकेंगे इंस्टेड ऑफ लेसन प्लानिंग, जो उनको लिखना और आइडियाज और वो बाकी सारी चीज़ें थी, वो इन सारे डिफरेंट जो हमें टूल्स एआई के उनको यूज़ करके, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट एप्स को यूज़ करके वो अपनी टीचिंग को इंटरेक्टिव भी ज़्यादा बना सकती हैं, और उसको उनकी टाइम सेविंग भी बहुत है उसमें। अच्छा मिस उमा, क्या आपके नॉलेज में ये बात है कि खान एकेडमी में जो है एआई ट्यूटर और एआई जो है वो लर्नर मौजूद हैं, और क्या उसे कहते हैं, कुछ अरसे में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो एआई है ये टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। तो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एआई जो है वो टीचर को, ह्यूमन को रिप्लेस करके हम एआई के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, ये कहते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कैसा रहेगा कि बच्चे जो है वो ह्यूमन बीइंग से पढ़ने की बजाय ये जो चैट बोर्ड्स हैं या जो एआई है, ये जो रोबोट्स हैं, इनसे पढ़ें, तो ये कैसा एक्सपीरियंस देखिए, होगा, ये आपने करना चाहिए? इरम, आपने असल में ना अपने क्वेश्चन में जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है ना उसको मेंशन नहीं किया। खान एकेडमी से तो मेरे बच्चे जब स्कूल में थे, it is more than 10 years now, they have done their university, they have joined their professions. Khan Academy has been serving since long. ठीक है, आपने अपने इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो चैट बोर्ड्स। देखें, जो एआई है ना उसको यूज करने की भी आपको ट्रेनिंग लेनी है। आप टीचर्स को क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमने एआई को यूज कैसे करना है, उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रेनर्स ऑल्सो,
कि हमने टीचर को अगर रिप्लेस करना है, हमने उसे रिप्लेस नहीं करना। टीचर को हमने और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है उसको। स्पेशली स्कूल लेवल तक आप कोशिश करें कि टीचर्स को असिस्टेंस दें, और ताकि टीचर के साथ साथ वो बच्चे भी उतने ट्रेन हो जाएं कि उनको पता हो कि हमने सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है इंटेलिजेंटली, सेफली। बिकॉज नो डाउट जहाँ आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो उसी तरह जिस तरह आपका बच्चा घर के अंदर महफूज होता है, जब बाहर निकलता है तो हम उसको समझा के भेजते हैं कि बेटा आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसी तरह जब आप सोशल मीडिया पे, चाहे खान एकेडमी हो, चाहे यूडीमी हो, चाहे कोर्सरा हो, सब पे हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को पहले पता होना चाहिए कि अगर हम ह्यूमंस को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को तो पहले इतना ट्रेन कर दें, इतना समझा दें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और किस कंटेंट को आपने ऑथेंटिकली यूज करना है और किसको आपने क्या कंटेंट ऑथेंटिक है और क्या कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है ना? तो ये वाला, ये जो चीज है ना, इंसानों के साथ अगर आप एआई को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक सर्टेन एज में जाके आप वो रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। ओके मिस, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया मेरे क्वेश्चन को। मैं आपको एक एग्जांपल ये देती हूँ कि जैसे ये रेहान स्कूल सिस्टम है, यहाँ पर 10 साल के बच्चे भी हैं और जो है 11-12 साल, 10 साल से जो है बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, और वो मोस्टली जो है वो एआई के ज़रिए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। और अब हमारे जो सर रेहान हैं, उनका भी ये अब एक विज़न है कि जो एआई है वो टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, और टीचर्स जो काम कर रहे हैं उनकी जगह ये जो एआई है ये करेगा। क्योंकि इसका जो पढ़ाने का तरीका है, कल भी मैं उनसे सीख रही थी, तो मुझे ये बता रहे थे कि जिस तरह हमने ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में चीज़ों को बनाया है, फिजिक्स को पेश किया हमने बच्चों के सामने, या मैथमेटिक्स को पेश किया, इलेक्ट्रॉनिक्स को पेश किया, छोटे छोटे जो चीज़ें हम कंसेप्ट दे रहे हैं, टीचर जो है उसका जो ह्यूमन टीचर होता है उसका जो कैलिपर है या उसका स्कोप है वो लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम एआई से बच्चों को सिखाते हैं तो एआई हमें पूरी दुनिया की नॉलेज जो है वो समेट के देता है। टीचर की ना इतनी मेमोरी होती है, ना उसकी इतनी लर्निंग होती है, ना उतना एक्सपीरियंस होता है। तो वो ये फोकस करते हैं कि अगर हमने कोई बुक भी पढ़नी है, जैसे बायोलॉजी हो गई, साइंस हो गई, या हम प्राइमरी सेक्शन में भी आ जाते हैं, तो उस बुक को अगर एआई बच्चों को स्टोरी बना के बताए या और मुख्तलिफ तरीक़ों से बताए, जो कि टीचर जो है उसके लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं है जितना जल्दी एआई कर सकता है। उसकी स्पीड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी नॉलेज और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाएगा जो कि टीचर ह्यूमन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत होगी क्लासरूम में। अदरवाइज अगर हम अपने चैट बोर्ड या अपने एआई को इतना ट्रेनिंग दे दें और वो खुद ब खुद जो है बहुत सारी चीज़ें सीखना जो शुरू हो गया तो वो करे, तो ये आइडिया आपके जहन में कैसा रहेगा? आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है इरम, ये तो आपने मेरे साथ डिबेट शुरू कर दी है पूरी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, यू आर डिबेटिंग विद मी नाउ। यू नो, इसका आंसर मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आप गौर से सुन रही हैं मेरी पूरी बात को, पूरी कॉन्वर्सेशन को, तो यू हैव स्टार्टेड अ डिबेट विद मी ना। मेरा ओपिनियन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें एकदम हम कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। एक एकेडमी या 4 स्कूलों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम सिर्फ एक पायलट स्टडी दे सकते हैं। ठीक है? पूरे मुल्क में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ओके? एक स्कूल में, 4 स्कूलों में या 100 टीचर्स को सिखा के हम उसकी बेस पे कोई बात अभी नहीं कर सकते। ओके? क्योंकि वो सुगाता मित्रा की हमने अभी एक टॉक भी, टेड टॉक भी की, उसमें भी उसने ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ना जो अभी इस स्कूल के साथ आप लोग कर रहे हैं, रेहान स्कूल के थ्रू, दैट एक्सपेरिमेंट टुक 20 years। 20 years। सो कोई भी रिसर्च जो होती है ना इरम, अगर आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्योंकि कोई भी रिसर्च जो होती है ना उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं,
फिर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाते हैं रिजल्ट्स, नो डाउट। चैट बोर्ड्स आ जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पहले आप अपना मुल्क तो देखें ना, पहले उसमें देखें आप वो इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पहले तो आपको अपने टीचर को ट्रेन करना है ना उस पे, ओके। और इतना स्ट्रॉन्ग एक इंटरनेट सिस्टम देना है अपने मुल्क में कि हर बच्चा जो है वो घर बैठ के खुद भी पढ़ सके। यही यही आप कहना चाह रही है ना कि चैट बोर्ड्स रिप्लेस कर देंगे, बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन देन रेहान स्कूल में बच्चों को मैनरिज्म सिखाए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं, सुबह मेडिटेशन करवाई जाती है। तो आप घरों में ये सब कुछ करवा लेंगे? आपने सोचा इस चीज का? कोई नहीं, आई डोंट थिंक। इस क्वेश्चन की बेस जो है, पहले आप उस पे आए कि पहले आपने अगर इतने छोटे छोटे बच्चों को भी करवाना है तो आप घरों में चेंज कैसे लेके आएंगे? आजकल तो घरों में माएँ नहीं उठती टाइम पे बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए। तो पहले आप अपनी सोसाइटी में चेंज लाएंगे तो फिर चैट बोर्ड्स उनको जो है ना वो रिप्लेस कर सकेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और आई थिंक हमारा इंटरव्यू भी बड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि ये डिबेट में कन्वर्ट हो गया ना, ये मेरा इंटरव्यू नहीं रहा। ये एक डिबेट में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो मेरा ठीक है। जितना लिमिटेड नॉलेज था एआई पे, जो मैंने अभी तक देखा है, उसमें मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी, अपना आइडिया दे दिया। और आगे ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये तो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। अल्लाह करे कि हमारे पूरे मुल्क में इतने टैलेंटेड और इतने स्किल्ड टीचर्स डेवलप हो जाएं, जो पेरेंट्स को भी समझा सकें कि आप चैट बोर्ड्स के साथ काम कैसे करेंगे, ठीक है, और खुद भी समझ सकें। तो दैट्स माय ओपिनियन। ठीक है मिस उमा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट मुझे बताया कि हम वाक़ई ही एक डिबेट की तरफ जा रहे थे, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो मुझे ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही बताया। और मैं भी कुछ ऐसा टीचिंग के प्रोफ़ेशन से रही हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और मैंने बीएड किया हुआ है ओपन जी, यूनिवर्सिटी से। ठीक है? तो आप लेकिन खुद मुझे बताएं ना, आप खुद एज अ टीचर रही, बीएड आपने किया, तो आप खुद सोचें कि एक टीचर की जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, हम एकदम चैट बोर्ड्स तो लाके नहीं खड़े कर सकते ना। अगर आपने खुद भी बीएड किया हुआ है, बीएड आपने इसीलिए किया ना कि आप टीचिंग कर सकें आगे, आपको पता हो आपने टीचिंग कैसे करनी है। सो यही चीज है कि पहले टीचर्स को तो ट्रेन कर लेना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में चेंज आती है। पायलट प्रोजेक्ट्स करने या उसका रिजल्ट देना इजी होता है, पायलट प्रोजेक्ट होता ही इसलिए। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट को जो हमने पेस भी बनी थी ना, वो इसीलिए बनी थी कि उसमें पायलट छोटे शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं पहले उधर इम्प्लीमेंट, उधर पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो फिर आप पूरे एक प्रोविंस में वो प्रोजेक्ट करते हैं। इसी तरह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन भी है। तो इसी तरह डिफरेंट दूरबीन है, दूरबीन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है सिंध में, जो वो जो हमारा सिंगर है उसने स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन अगेन वो एक छोटा लिमिटेड लेवल पे काम कर रहे हैं। किसी भी काम को आप जब बड़े लेवल पे करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, जब आप पब्लिक सेक्टर में करते हैं ना, और उसमें जब आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं, और उसमें जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि यस, नाउ वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज। और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लेवल पे आगे जाके चेंजेस लानी पड़ती हैं। आपने ठीक कहा कि जब मासेस को हमने जो है वो ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमें टाइम की ज़रूरत है। ठीक कह रही ऑब्वियसली। हैं आप। यू आर राइट, और मैं आपसे एग्री करती हूँ। और आपने अपनी जो सजेशन मुझे दी है, जिस जो चीज़ पॉइंट आउट की, वो बहुत अच्छी थी, और बहुत शुक्रिया आपका। एट द एंड मैं मिस हुमा आपसे ये कहूँगी कि आप कोई एडवाइस या कोई मैसेज करें, या अपने एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा, ताकि ऑडियंस सीखने वाले और मैं भी आपके एक्सपीरियंस से जो है सीख सकें। इट इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग यानी किस चीज के बारे में आप? किसी भी कोई भी आप एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहें, कुछ भी नहीं, आप अभी जो तो मैं आप देना यही चाहें। कि ए आई की, क्योंकि मैंने भी एआई की स्टूडेंट हूँ, नई नई,
3 weeks, 20 days ही हुए हैं अभी। तो आई वुड सजेस्ट कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने जा रही हैं, उसके लिए हमें एआई को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एआई को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, टीचर्स को इस पर ट्रेन करने की ज़रूरत है। टीचर्स एआई को एज एन असिस्टेंट अडॉप्ट करें और उनको करना चाहिए, क्योंकि जो एआई है ना वो आपके किसी भी एम एड किया हो आपने या बीएड किया हो, आपके उस पूरे नॉलेज को वो जैसा सिलाब लेके चला गया ना सब कुछ, वो इसी तरह एआई जो है आपके उस आपकी इस डिग्री की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि एआई जो है ना आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड किस्म का नॉलेज देता है, जिसके लिए हम पहले खुलासे लेते थे या नोट्स नहीं होते थे उनके रट्टे लगाते थे और गाइड्स लेते थे। तो उससे बहुत अच्छा नॉलेज अब आने वाला टीचर अगर अपने आप को ट्रेन कर लेता है तो उसकी वो डिग्रीज बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं जो जो उसने ली हैं। तो अपने नॉलेज को और बेहतर करने के लिए और स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, अपने आप को और बेहतर करने के लिए आप एआई की तरफ आएं। और ये ना सोचें कि मैंने एमए कर लिया है या मैंने बीएड कर लिया है या मैंने पीएचडी कर लिया है तो दैट्स एनफ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये मेरा आप सबके लिए एक सजेशन है। अपने सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी 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 अपने आप की वैल्यू एडिशन करें। किसी जब आप ये करेंगे ना कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे भी। तो यही मेरा पैगाम था आप सबके लिए। थैंक यू मिस उमा, आपने बहुत लंबा टाइम दिया और बहुत ऑनेस्टली आपने अपने रिव्यूज़ दिए और हमें सिखाने की कोशिश की। आपके टाइम का, आपकी एनर्जी का और आपने जैसे मेरे साथ इंटरव्यू किया, इसका बहुत शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा कन्वर्सेशंस में आते रहेंगे, बातचीत जी करते जी रहेंगे और आप हमें सिखाती रहेंगी। तब तक के मैडम, लिए थैंक यू सो मच। हाँ, आपका भी। और हमारी आई थिंक गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वो लंबी उसमें चली गई डिबेट में। बिकॉज जब कुछ आपके ये भी सीखते आपका हैं, ये भी हाँ, मैंने जब सीखा। आपकी गुफ्तगू जो है ना वो कनेक्टेड होती जा होना एक से दूसरी चीज कनेक्ट कर रही हो तो आप लंबी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। और ये तो ट्रस्ट बिल्डिंग की वजह से होता है। या बिल्कुल। थैंक यू। तो तो थैंक यू। बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। आप जो हैं मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।